Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today our next topic of electrical machine is characteristics of DC motor. Last time we have discussed types of DC motor. अब हम बात करेंगे उसकी characteristics की. हर DC मोटर में क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है. हर टाइप की बात करेंगे कि उसमें किस किस चीज को लेके हम डीसी मोटर को जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है. या हम मार्केट से कोई डीसी मोटर खरीदने जाते हैं एप्लीकेशन किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, तो किस मोटर के क्या फीचर्स हैं, क्या उसमें कह सकते हैं हम कि करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, तो वो चीज़ इसमें डिफाइन करेंगे इस टॉपिक में. तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है. तो बेसिकली इसकी थ्योरी ही है सारी, उसको ही डिस्कस करेंगे. द परफॉर्मेंस ऑफ अ डीसी मोटर कैन बी इजीली जज्ड फ्रॉम इट्स करेक्टरिस्टिक्स कर्व नोन एज मोटर करेक्टरिस्टिक्स. अब नॉर्मली एक लाइन में इसका आंसर दे दिया गया है कि द परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मोटर जो है वो जज कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसको हम मोटर करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. The characteristics of a motor are those curves which shows relation between two quantities. अब किसी भी कर्व की बात करें तो कर्व बेसिकली इज अ ग्राफ जिसमें दो क्वांटिटीज को लेके कोई ना कोई हम रिलेशन उन दोनों के बीच में क्रिएट करते हैं. On the basis of these quantities, the following characteristics can be obtained. There are three kind of characteristics, motor characteristics होती हैं. फर्स्ट है स्पीड एंड आर्मेचर करंट, जिसमें हम इसकी मोटर की जो स्पीड है और जो उसमें से आर्मेचर करंट पास कर रहे हैं हम, उन दोनों के बीच जो रिलेशन बनेगा वो हमारी पहली करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज कॉल्ड स्पीड एंड आर्मेचर करंट. एन स्टैंड्स फॉर स्पीड, आई ए स्टैंड्स फॉर आर्मेचर करंट. तो पहली करेक्टरिस्टिक्स ये हो गई. सेकेंड इज टॉर्क एंड आर्मेचर करंट. टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में ये वाली करेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगा. T-IA करेक्टरिस्टिक्स. T stands for torque, IA stands for armature current. And the third one is speed and torque. स्पीड और टॉर्क में क्या रिलेशन है आपस में, उसके लिए अलग से करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज N-T करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. सो थ्री करेक्टरिस्टिक्स वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक. वन इज स्पीड एंड आर्मेचर करंट, नेक्स्ट वन इज टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, एंड द थर्ड वन इज स्पीड एंड टॉर्क करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले होता क्या है स्पीड एंड आर्मेचर जी. सो स्पीड एंड आर्मेचर करंट का मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इट इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन द स्पीड n एंड द आर्मेचर करंट IA. इट इज आल्सो नोन एज स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये नॉर्मली इसकी डेफिनेशन देनी है, तो ये है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें एक कर्व बनेगी स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में, और इसको हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं इन शॉर्ट. नेक्स्ट है टॉर्क एंड आर्मेचर करंट. ऑब्वियसली इट इज द कर्व ड्रॉन बिटवीन द टॉर्क एंड द आर्मेचर करंट, ठीक है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. ये नाम इसके याद रखने हैं. पहले का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, द अदर वन इज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द थर्ड वन इज स्पीड एंड टॉर्क. ये एक कर्व बनेगी जिसमें हम स्पीड और टॉर्क के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और इसको हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. और द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिलेशन मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिस्कसिंग मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये चीजें आपने याद रखनी है. एक तो EB का फॉर्मूला है बैक EMF विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्पीड एंड द फ्लक्स, ठीक है, और इसी से अगर स्पीड निकालनी हो दैट इज बैक EMF ओवर फ्लक्स, और जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर्मेचर करंट. ये आपने तीन फॉर्मूले हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आगे डिस्कस करेंगे, इसकी हेल्प से ही कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शंट मोटर. अब हमारे पास तीन तरह की मोटर होती है, वी नो दैट शंट, सीरीज, कंपाउंड और सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है. हर मोटर का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होगी होगी ये तीनों ही अलग अलग तरीके से उसको डिस्कस करेंगे. अब शंट मोटर में क्या होता है, वी नो दैट in shunt motor the field winding and the armature winding are both are in parallel, ठीक है, connected in parallel. अब इसमें क्या दिया है, according to the diagram shown in the next slide. ये डायग्राम है इसका शंट मोटर का. आपको ये ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ डीसी मोटर में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. तो इसमें देखिए ये एक RSH है,
जो कि शंट फील्ड वाइंडिंग है, और एक हमारे पास ये बैक ईएमएफ है, इसके बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस होगी जिसको आर्मेचर रेजिस्टेंस बोलते हैं। आईए करंट एक पास हो रहा है पीछे से, जो ये डीसी सप्लाई दी है, वी कैन सी हियर, ये हमारी डीसी सप्लाई है, यहाँ से करंट पास करेगा आईएल लाइन करंट, ठीक है। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू केवीएल, एक आईएसएच बन गया, केसीएल सॉरी, जो कि शंट फील्ड के पास जाएगा, और एक आईए जो आर्मेचर के पास जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड, आप एग्जाम में नेक्स्ट स्लाइड नहीं लिखोगे, शोन बिलो लिखोगे, इन दीज काइंड ऑफ मोटर्स द शंट फील्ड करंट ISH। अब ISH क्या है, उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, V/RSH, जो टोटल पीछे से वोल्टेज डिवाइडेड बाय RSH, जो शंट फील्ड की रेजिस्टेंस होगी फील्ड कॉइल की, ठीक है। इट रिमेन्स कांस्टेंट सिंस द सप्लाई वोल्टेज V इज कांस्टेंट। अब R इज कांस्टेंट, जो उसकी, ये हम देख सकते हैं कि ये जो RSH है ये एक कांस्टेंट है, ये मतलब इसको वेरी नहीं कर सकते, और पीछे से वोल्टेज जो आ रही है उसको भी वेरी नहीं कर सकते, डीसी वोल्टेज है, ठीक है। तो ISH भी जो होगा दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, दैट इज ऑल कांस्टेंट, हेंस द फ्लक्स इन डीसी मोटर, तो ये जो फ्लक्स जनरेट होगी बीच में से मैग्नेटिक फ्लक्स इन डीसी शंट मोटर इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगी, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली द फर्स्ट जो है हमारा राइट, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, इसमें शंट मोटर की जो पहली करेक्टरिस्टिक्स है वो है NIA, N स्टैंड्स फॉर स्पीड, IA स्टैंड्स फॉर आर्मेचर करंट। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, हमने डिस्कस किया था अभी कि N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद बैक ईएमएफ एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फ्लक्स, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो स्पीड है वो बैक ईएमएफ के, दैट मींस EB हमें फॉर्मूला पता है, EB का फॉर्मूला होता है V माइनस IAR है, तो N is directly proportional to this also, ठीक है। अब if the armature drop is negligible, अगर वो कह रहे हैं कि IARA अगर negligible है, बहुत कम है, the speed of the motor will remain constant, जो स्पीड होगी वो डिपेंड, मतलब उसकी जो स्पीड है वो सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट होगी, दैट मींस द स्पीड ऑफ द मोटर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लोड शोन बाय डॉटेड लाइन AB। अब ये है हमारी, अगर IARA हम निगलेक्ट करते हैं, बहुत थोड़ा होगा अगर, तो हमारी जो स्पीड होगी, ये देखो, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो स्पीड है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। बट strictly speaking, as the armature current increases due to increase of load, armature drop increases and the speed of motor decreases slightly as shown by straight AC line। अब वो कह रहा है कि प्रैक्टिकली बात करें तो क्या होता है, जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है, आर्मेचर करंट बढ़ने से क्या होगा, लोड, मतलब अगर हम नॉर्मली लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, ठीक है। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, IARA भी बढ़ जाएगा, ठीक है, उसमें जो ड्रॉप होगा वो बढ़ जाएगा, IA बढ़ गया तो IARA बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये वाली टर्म टोटल माइनस होगी, इससे V से माइनस होगी, दैट मींस जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, दैट मींस जो ये कर्व है ये बेसिकली क्या है कि देयर इज अ चेंज, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन स्पीड विद द इंक्रीज इन आर्मेचर करंट। मतलब हम कह सकते हैं कि ये देखिए, ये आर्मेचर करंट बढ़ रहा है और ये जो स्पीड है ये A to C जा रही है, और हम देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत स्लाइटली कम हुई है, बट ज्यादा नहीं कम होती, बिकॉज ये ड्रॉप जो है इतना नहीं ज्यादा बढ़ता, बहुत कम बढ़ता है ड्यू टू द लोड, ठीक है, क्योंकि ये शंट मोटर ऑलवेज प्रैक्टिकली कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, एंड दैट मींस IA ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। Moreover, the characteristics curve does not start from a point of zero। ये चीज याद रखने वाली कि ये देखो यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्पीड है वो कितनी हाई है, मतलब ये इस पॉइंट पे अगर आर्मेचर करंट हम कम भी कर रहे हैं तो जो हमारी स्पीड है वो यहाँ से शुरू हो रही, ना कि जीरो से, बिकॉज स्मॉल करंट नो लोड आर्मेचर करंट इज नेसेसरी टू मेंटेन रोटेशन ऑफ द मोटर एट नो लोड। अब जब हम कोई लोड नहीं लगाते इस मोटर को तो क्या होता है कि इसकी जो नो लोड आर्मेचर करंट इज नेसेसरी टू मेंटेन रोटेशन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करंट इसको देना पड़ता है जब नो लोड होगा, थोड़ा बहुत करंट देना पड़ता है इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो since there is no appreciable change in the speed of DC shunt motor from no load to full load, that is why it is considered to be constant speed motor। अब इसको constant speed motor क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं because इसकी जो स्पीड है वो स्लाइटली चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू नो लोड टू फुल लोड,
conditions. This motor is best suited where almost constant speed is required and the load may be thrown off totally and suddenly. जब हम लोड को चेंज करना चाहते हैं बट हम स्पीड को चेंज नहीं करना चाहते, तब ये शंट मोटर है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सूटेड है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी शंट मोटर की, वो है T-IA, मतलब टॉर्क एंड आर्मेचर करंट के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई LA, ठीक है, फाई IA, सॉरी, फाई IA, फाई क्या है फ्लक्स और IA क्या है आर्मेचर करंट, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बना लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर बनानी है, ये टॉपिक ही कैरेक्टरिस्टिक्स का है। तो ये लाइन क्या शो करती है कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा टॉर्क बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि पीछे से डीसी सप्लाई को जितना ज्यादा करंट देंगे उसके अकॉर्डिंगली टॉर्क एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंपल है बिल्कुल। इट इज क्लियर from the characteristics curve that a large armature current is required at the start if machine is on heavy load। अब इसमें अगर टॉर्क बढ़ाना है तो मतलब जैसे कोई लोड बहुत ज्यादा हैवी है, तो अगर मैं आर्मेचर करंट कम कर दूं तो टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा तो मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आर्मेचर करंट चाहिए हमें टू स्टार्ट द मोटर जब लोड ज्यादा हो, ठीक है, बिकॉज टॉर्क उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। Thus शंट मोटर नेवर बी स्टार्टेड ऑन अ लोड, राइट। अब ये जो है इन्होंने बताया क्या है, लार्ज आर्मेचर करंट इज रिक्वायर्ड एट द स्टार्ट ऑफ मशीन, दस शंट मोटर नेवर बी स्टार्टेड। अब इसको कम करने के लिए, मतलब इस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करते हैं कि हम कभी भी शंट मोटर को लोड पे कनेक्ट नहीं करते एट द स्टार्ट, मतलब वो पहले लोड नहीं कनेक्ट करते, पहले स्टार्ट कर लेते हैं देन हम लोड इसको देते हैं, जिससे क्या है इसका टॉर्क जब बढ़ जाता है उसके बाद ये मोटर को प्रॉपरली वर्क करवा सकती है, मतलब स्टार्टिंग में हम लोड नहीं लगाते इस पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है एनटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि स्पीड और टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। पहली दो कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम मिला दें तो वो बन जाती है द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दिस व्हेन लोड टॉर्क इंक्रीजेस, जब टॉर्क बढ़ेगा क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा एंड स्पीड डिक्रीजेस स्लाइटली। वो क्यों स्लाइटली डिक्रीज होगी, बिकॉज हमें पता है जो एन है वो डिपेंड करती है वी माइनस IA/RA, और जैसे ही IA बढ़ेगा क्या होगा, ये टर्म कम हो जाएगी, ये IA/RA बढ़ जाएगा जो कि V से माइनस होके टोटल हमारी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके कारण जो स्पीड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। दस विद दस इंक्रीज इन लोड और टॉर्क द स्पीड डिक्रीजेस स्लाइटली। तो ये हमारी कर्व बनेगी NT की, शंट मोटर में जो स्पीड है वो कम हो जाएगी विद द इंक्रीज इन टॉर्क, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये शंट मोटर की है। नेक्स्ट सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम शोन इन नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमें डायग्राम याद रखना होगा ऊपर वाला, इसमें क्या दिया है ये देखिए, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है RSC जो कि सीरीज में कनेक्टेड है विद द आर्मेचर, ठीक है, इसलिए इसको सीरीज मोटर बोलते हैं। और इसमें से एक ही करंट पास करेगा IL, वो ही फील्ड वाइंडिंग में से करेगा और वो ही जो है आर्मेचर करंट में से करेगा। दैट मींस IA IL ये टोटल करंट ये सारे इक्वल है, ISC ये भी इक्वल है, राइट। अब इसके बारे में क्या दिया इन्होंने, according to the diagram shown in the next slide, in these motor the series field winding carries the armature current। अब series field winding में ही armature current होगा because both are same line में है। Therefore flux produced by series field winding is proportional to the armature current before magnetic saturation, but after magnetic saturation the flux becomes constant। अब वो कह रहे हैं कि जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है दिस फील्ड वाइंडिंग में वो प्रोपोर्शनल होगी आर्मेचर करंट के, मतलब आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो ये भी फील्ड वाइंडिंग भी जो इससे फ्लक्स है वो भी बढ़ेगी, बट ये बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन है। मैग्नेटिक सैचुरेशन मतलब जब दोनों लॉक्ड हो जाते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाते हैं तब तक। जब मैग्नेटिक फील्ड्स दो अलग अलग बन जाते हैं देन फ्लक्स बिकम कांस्टेंट, देन वो आर्मेचर करंट पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्लक्स अपने अकॉर्डिंगली कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है जी। अब इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज NIA स्पीड आर्मेचर करंट। ये फॉर्मूला दोनों याद रखने हैं, ठीक है जी, ये आप कॉपी में लिख लीजिए। ये है सीरीज मोटर का फॉर्मूला बैक EMF का,
ठीक है, इसमें दोनों रेजिस्टेंस का सीरीज में इफेक्ट पड़ेगा, दोनों प्लस होके आएंगी। अब क्या हो रहा है, व्हेन द आर्मेचर करंट इंक्रीजेस, हम आर्मेचर और स्पीड के बारे में बात करें, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट अगर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू लोड, ठीक है, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ईबी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब ईबी डिक्रीज हो गई ड्यू टू आईए वेयर फ्लक्स फाई इंक्रीजेस एज फाई इज इक्वल टू आईए। अब आईए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स से। अब फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो गई, चाहे बैक ईएमएफ डिक्रीज हो रही है बट ओवरऑल जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रही है। अब क्या होगा, दिस इज बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन। हाउएवर अंडर नॉर्मल कंडीशन दिस IaRa ड्रॉप इज क्वाइट स्मॉल एंड मे बी नेग्लेक्टेड। अब क्या होगा, यू कैन सी कंसिडरिंग ईबी टू बी कांस्टेंट, अगर ईबी को कांस्टेंट मान ले तो एन जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फाई के साथ, मतलब फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आईए, दैट मींस एन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आईए, कि एन बढ़ रहा है तो आईए कम हो रहा है, आईए कम हो रहा है, आईए बढ़ रहा है तो एन कम हो रही, स्पीड कम हो रही। thus before magnetic saturation the n hyphen ia curve follows the hyperbolic path। और ये है हमारा बिफोर सैचुरेशन, कि जैसे जैसे आईए बढ़ेगा जो स्पीड है वो कम से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये हाइपरबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है, राइट। और जब the speed decreases abruptly with the increase in armature current, अब after magnetic saturation the flux become constant, अब flux constant हो जाएगी, उसका IA के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तब क्या होगा, this formula applies। अब इसमें क्या है, the IA curve follows a straight line path and speed decreases slightly। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा this one, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन कहाँ से जा रही है, ड्रॉप ड्यू टू IaRa, हाँ, तो इसमें क्या होगा, फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज कंक्लूडेड दैट सीरीज मोटर इज अ वेरिएबल स्पीड मोटर। अब इसमें भी देख सकते हैं आप, ये जो डॉटेड लाइन है दिस डिपिक्ट्स द आफ्टर मैग्नेटिक सैचुरेशन। अब इसमें क्या है, ये n जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो गया, उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, जब सैचुरेशन बढ़ जाती है उसके बाद n डिक्रीज होना कम हो जाता है। तो क्या आ रहा है, द सीरीज मोटर इज वेरिएबल स्पीड मोटर, इट्स स्पीड चेंजेस व्हेन द आर्मेचर करंट चेंजेस। जैसे जैसे लोड चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली आर्मेचर करंट चेंज होगा, स्पीड वेरी होगी, और स्पीड वेरी होगी इसलिए इसको वेरिएबल मोटर भी बोलते हैं। As the load on this motor decreases, the speed increases. If the motor is connected to supply without load, the armature current will be very small and hence speed will be dangerously high, which may damage the motor due to heavy centrifugal force. Thus, ये लाइन याद रखनी है अपने, सीरीज मोटर इज नेवर स्टार्टेड ऑन नो लोड। सीरीज मोटर को कभी भी हम विदाउट लोड स्टार्ट नहीं करते, उसका इतना ज्यादा स्पीड डेंजरसली हाई होती है कि वो हर पार्ट को खराब कर सकती है, ठीक है। To start a series motor, mechanical load is put on it first then started, ठीक है। अब इस पे एक मैकेनिकल लोड दिया जाता है सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले। आगे चलते हैं। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है इसकी, टी हाइफन आई है, टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिफोर सैचुरेशन हम देख सकते हैं कि ये इंक्रीज, वैसे तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आईए, ठीक है। बिफोर मैग्नेटिक सिचुएशन ये फ्लक्स जो है ये आईए पे डिपेंड करती है, मतलब जो आर्मेचर करंट होगा उसके अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। बट hence before magnetic saturation the electromagnetic torque produced in the armature is proportional to the square of armature current, therefore this portion of the curve is parabola passing through the origin। ये होगी बेसिकली बिफोर सैचुरेशन, ठीक है। और आफ्टर सैचुरेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी कांस्टेंट। अब फ्लक्स कांस्टेंट होगी, दैट मींस टी जो है वो फ्लक्स पे डिपेंड करेगी, और फ्लक्स कांस्टेंट है दैट मींस आईए कांस्टेंट हो गया। अब इस टाइम पे जैसे जैसे आईए बढ़ेगा टी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। इट इज सीन दैट बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन जो टी है दैट इज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आई ए स्केयर, ठीक है, उसके स्केयर के अकॉर्डिंगली बढ़ता है। व्हेन लोड इज अप्लाइड टू दिस मोटर एट स्टार्ट इट टेक्स लार्ज करंट होगा, देन हैवी टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ दिस करंट। thus this motor is capable to pick heavy load at the start and best suited for electric traction। अब इस मोटर की एक और खासियत है कि ये स्टार्टिंग में हैवी लोड को उठाने में कैपेबल होती है, मतलब इट इज हैविंग अ हाई टॉर्क एट द स्टार्ट, बट
देयर इज अ कंडीशन कि कभी भी नो लोड पे इसको स्टार्ट नहीं करना है, वी शुड पुट अ लोड ऑन इट फर्स्ट, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग। तो ये दो चीजें हो गई, हमें पता चल गई कि सीरीज मोटर की अलग करेक्टरिस्टिक्स है और शंट की अलग है, वो इन करेक्टरिस्टिक्स से पता चल रहा है। अब द थर्ड करेक्टरिस्टिक्स इज N-T, ये क्या है, स्पीड और टॉर्क के बीच में करेक्टरिस्टिक्स, ये वाली बनेगी। अब इसमें क्या है, वी नो दैट कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद IA, ठीक है, और आफ्टर अगर N और T है ये दोनों आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स द फर्स्ट टू करेक्टरिस्टिक्स से ये पता चलता है एट लो वैल्यू ऑफ लोड IA स्मॉल होगा जब हम लोड कम देंगे, ठीक है, द टॉर्क इज स्मॉल बट द स्पीड इज वेरी हाई, as the load increases IA increases, the torque increases but the speed decreases rapidly, thus for increasing torque the speed decreases rapidly। ये simply आपने याद रखना है कि with the increase in torque the speed decreases, ठीक है। और ये सीरीज मोटर की भी सेम करेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि उसकी थी शंट मोटर की, ठीक है, ये वाली करेक्टरिस्टिक्स। तो आपने करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, करेक्टरिस्टिक्स से ही आप इसकी जो वर्डिंग है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स जरूर बनानी है हर इसकी जो भी हम टॉपिक कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्या है? There are two types of compound DC motor, namely cumulative compound motor and differential compound motor। इसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आर मोस्ट कॉमन, ये ज्यादा यूज होती है, जिसमें दोनों की वाइंडिंग, दोनों की जो फ्लक्स है, दोनों फील्ड वाइंडिंग की जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है सीरीज एंड शंट की, दोनों की अगर एड अप हो रही है तो वो क्यूमुलेटिव है, ठीक है। अब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच मोटर लाइज बिटवीन द शंट एंड सीरीज मोटर। जो करेक्टरिस्टिक्स बनेगी वो सीरीज और शंट के बीच में बनेगी। जैसे ये वाली करेक्टरिस्टिक्स है इसकी N-I वाली, वो क्या है, ये हमारी शंट की थी जिसमें कांस्टेंट रहती थी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू IA, और ये हमारी सीरीज की थी। इन दोनों के बीच में कंपाउंड मोटर की बनेगी, ये रही बीच में, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली करेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसमें शंट ये थी स्ट्रेट लाइन और सीरीज वाली थोड़ी पैराबोला बन रही थी, इन दोनों के बीच में कंपाउंड मोटर की करेक्टरिस्टिक्स बन रही है। और जो थर्ड वाली है, थर्ड में क्या था, ये वाली हमारी शंट मोटर की करेक्टरिस्टिक्स है जो कि ये भी स्ट्रेट लाइन थी, सीरीज में ये थोड़ा सा पैराबोला बना रहा था, और जो कंपाउंड है इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये आपने करेक्टरिस्टिक्स तीनों मोटर्स की, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, तो हम तीनों टाइप्स की करेक्टरिस्टिक्स बना के आएंगे, और तीन टाइप्स की होती है, ये याद रखना है। आप इसको जस्ट कर्व को याद रखना है, उससे ही लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन सेशन में, राइट। थैंक यू।